हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेमी देवी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति और भारत का संविधान। और इस भारत के संविधान में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो क्या रहने वाला है? मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, मौलिक अधिकार जो संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वह सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, चाहे वह स्टेट लेवल की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें मौलिक अधिकार टॉपिक ना हो। बल्कि मैं तो कहता हूं, भले ही ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं भी है तो भी एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको मौलिक अधिकारों के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकार आपके अधिकार हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिकों के अधिकार हैं और एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ 3-4 बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35, 12 से जो 35, यह मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और जो विशेष बातें हम लिखेंगे कि जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, अधिकारों की अवधारणा या विचार यूएसए से लिया है, यूएसए से ली है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली है। और यह राज्य के प्रति, राज्य के विरुद्ध या प्रति नागरिकों के अधिकार है, नागरिकों के अधिकार हैं। और यह न्यायालय में वाद योग्य है। और साथ ही हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखो, मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है यूएसए के संविधान से ली गई है और यह राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकार है, यानी महत्वता जो है नागरिकों को दी गई है राज्य के प्रति। और यह न्यायालय में वाद योग्य अधिकार है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी हमारा मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो जाता है हम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और हम बात करते हैं संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, वह अपने आप में शून्य हो जाएगी। चलिए हम अब बात करते हैं भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। संविधान ने मौलिक अधिकार कितने दिए हैं भारत के नागरिकों को, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि
मौलिक अधिकारों की संख्या, देखो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकारों की संख्या, कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, की संख्या। देखो मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब जो है मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी। मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी, 7। और वर्तमान संविधान की बात करते हैं, वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या या मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई। अब इसमें से जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार, इसका वर्तमान में लोप कर दिया गया, हटा दिया गया, लोप कर दिया। और कब किया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को इसका लोप कर दिया गया। देखो मूल अधिकारों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं, तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी और वर्तमान संविधान में जो इसकी संख्या 6 रहेगी। जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, जो इसका लोप कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, या इसे हम बोलते हैं विधिक अधिकार। और इसको जो है कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल अनुच्छेद 300 कै में डाल दिया गया, आर्टिकल 300 कै में डाल दिया गया था। देखो जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार, जो 7वां अधिकार था, उसको लोप कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। और इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाकर इसे 300 कै में डाल दिया गया था। और हम बात करते हैं अब मौलिक अधिकारों की। इसे वर्तमान में जो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से, देखो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, नागरिक के मौलिक अधिकारों की हम चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार, जो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से, देखो पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा पहला अधिकार है, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, इसका जो है इसकी बात जो है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की गई है। और दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसी प्रकार हम तीसरे अधिकार की बात करते हैं। कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 23 और 24। और चौथा जो अधिकार है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो इसमें आर्टिकल आता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और हम 5 की बात करते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं
संस्कृति का अधिकार इसकी बात की गई है आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसमें दी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है। देखो, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जो वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में हमने बात की है। देखो, पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया है। और जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में बात करता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की गई है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। और इसी प्रकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 बात करता है। तो चलिए हम इसको एक एक अधिकारों को एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं पहले समानता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में, कि भारत के संविधान ने हमारे समानता का अधिकार देखो, समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 की, और अनुच्छेद आर्टिकल 16 और अनुच्छेद 17, और एक बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। देखिए, समानता के अधिकार में जो 5 आर्टिकल दिए गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14। देखो, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। देखो, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 जो है क्या कहता है? भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। समानता। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। इसमें दिए गए हैं अस्पृश्यता पर निषेध किया गया है। का निषेध। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता पर निषेध करता है। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों के संदर्भ में बात करता है, के अंत के संदर्भ में बात करता है।
इसी प्रकार हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष क्षमता, विधि का समान संरक्षण, यानी कानून की नजर में भारत का प्रत्येक नागरिक समान होगा, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वह किसी बड़े पद पर बैठा हो या किसी छोटे पद पर बैठा हो, सभी को जो है कानून की नजर में समान माना जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। देखो आर्टिकल 15 में दिया गया है भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, भेदभाव का निषेध, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो है प्रत्येक नागरिक के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी मूल वंश का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह किसी जन्म स्थान का हो, सभी को एक प्रकार से रखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधारों पे इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 में जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष आरक्षण की बात करता है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से योजना बना सकता है, जैसे कि जो सामाजिक, इस पर 2 बातें करता है मूल संविधान में, 2 बातों पर आरक्षण है। एक तो सामाजिक वर्गों से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, और एक जो होता है शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। देखो मूल संविधान में जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया था, परंतु 103वां संविधान संशोधन, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2018 को। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया और 10% जो सीटें हैं आरक्षित कर दी गई थी, सीटें आरक्षित कर दी। देखिए मूल संविधान में जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान था और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान था, परंतु वर्तमान में है 103वां संविधान संशोधन कर 2018 में ईडब्ल्यूएस को यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इसके अंदर 10% सीटें आरक्षित कर दी गई। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। देखो लोक नियोजन की अवसर की समानता, यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण की बात करता है। इनको आरक्षित कौन कौन से जो है एससी, एसटी, ओबीसी और वर्तमान में 103वां संविधान संशोधन 2018 को इकोनॉमी वीकर सेक्शन को भी इसमें जोड़ा गया और 10% सीटें आरक्षित करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। देखो छुआछूत का भेदभाव निषेध किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 17 में क्या कहता है, छुआछूत का भेदभाव किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत, यानी हम बात करते हैं सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। देखो उपाधियों का जैसे कि जो सेना होता है जो अपने नाम के आगे क्या लगाता है, कैप्टन लगाता है। कोई भी शिक्षित जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो वह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। इसी प्रकार से है सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा, किसी नाम के आगे उपाधि धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले अधिकार की, स्वतंत्रता। चलिए हम बात करते हैं दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो है 4 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 और हम बात करते हैं अनुच्छेद 21
और इसमें आता है अनुच्छेद आर्टिकल 22। देखो हमने समानता के अधिकार की बात कर ली थी, अब हम कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। देखो इसमें जो है आर्टिकल 19 में छह प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के नागरिक को दी गई है। एक तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, यहां पर लिख देते हैं स्वतंत्रता। और दूसरी है, देखो इसमें क्या किया है, पहली है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता और घूमने फिरने की स्वतंत्रता, फिरने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता और पांचवा इसमें दिया गया है, पांचवा क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार भारत के नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, घूमने फिरने की, विचरण करने की, निवास करने की और व्यापार करने की। इसी प्रकार हमने बात कर ली आर्टिकल 19 की। हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। देखो आर्टिकल 20 में दिया गया है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। देखो अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जीवन जीने का अधिकार के बारे में कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के बारे में कहा गया है। जैसे कि गिरफ्तार का अधिकार जो है आर्टिकल 22 में दिया गया है। गिरफ्तारी के संदर्भ में बात करता है। यानी किसी व्यक्ति को जब पुलिस है गिरफ्तार कर लेती है तो उस नागरिक के क्या अधिकार होते हैं। जो नागरिक के पहला अधिकार होता है वो होता है वह गिरफ्तारी का कारण जान सकती है। गिरफ्तारी का कारण जान सकती है भी उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, कारण जान सकती है। दूसरा, उसको जो है वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता है। वकील से सलाह ले सकता है, वकील से सलाह ले सकता है। और तीसरी जो स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वो है उसे 24 घंटे के भीतर
मजिस्ट्रेट के सामने के सामने पेश करना होता है, करना जरूरी होता है। इसी प्रकार हमने आर्टिकल अनुच्छेद 19 में क्या पढ़ा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी, और आर्टिकल 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी से रिलेटिव बात की गई है, जो गिरफ्तारी करने का कारण जान सकती है। दूसरा, वकील से सलाह ले सकता है कोई व्यक्ति, और इसमें है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसी प्रकार इसकी स्वतंत्रता है। हम बात करते हैं आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता। अगला जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो हमारा क्या अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, इसमें आता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। यानी आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 24 हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 में दिया गया है मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम संरक्षण, और आर्टिकल 24 में जो है बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है। देखो आर्टिकल 23 में जो है मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम के संरक्षण के लिए बात करता है। मनुष्य को जो है वस्तु के भांति खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, और बाल श्रम निषेध यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, इसमें क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। यानी ऐसे कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता जिससे उनके स्वास्थ्य में हानि हो जाए। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले अधिकार की। कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार कौन सा है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। इसमें जो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें आर्टिकल आता है अपना 25 से लेकर 28 तक। कौन कौन सा आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 के बारे में हम बात करेंगे। 28 देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य की प्रबंधन स्वतंत्रता। और इसी प्रकार आर्टिकल 27 में दिया गया है धार्मिक अनुदान के संदर्भ में बात की गई है। आर्टिकल 27 में धार्मिक अनुदान की बात की गई है।
और आर्टिकल 28 में, अनुच्छेद 28 में कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी नागरिक का धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को कोई धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी नागरिक जो है किसी धर्म को अपना सकता है या नागरिक किसी धर्म को मान सकता है, उसमें अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचारण कर सकता है, इसके लिए इसकी स्वतंत्रता दी गई है। के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमने आर्टिकल 25 में क्या पढ़ा, अंतःकरण स्वतंत्रता, यानी कोई भी नागरिक जो है किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक जो है किसी भी धर्म के कार्यों का आयोजन करा सकता है, इसके लिए इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 में दिया गया है धार्मिक अनुदान। जैसे कोई धर्म के नाम पे दिया गया अनुदान, धर्म पर दिया गया अनुदान कर मुक्त होगा, यानी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वह अनुदान पूरा कर मुक्त होगा। इसी प्रकार हमने बात की थी अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी नागरिक को कोई धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक जो है किसी व्यक्ति को धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले अधिकार की। अगला जो अधिकार है हमारा कौन सा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगले अधिकार की बात करते हैं। अगला अधिकार कौन सा है? अगला हमारा जो है अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी संस्कृति का अधिकार। इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं कौन कौन से, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में। इनके बारे में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में देखो, अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। देखो अनुच्छेद जो 29 है वो क्या करता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले अधिकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें आता है आर्टिकल 32।
आप सोच रहे होंगे कि मैंने 31 नहीं कराया। देखो आर्टिकल 31 जो है, जो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44 जो एक संविधान संशोधन कर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। और हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। देखो आर्टिकल 32 में जो है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तब जो है वह नागरिक न्यायालय में जाकर चुनौती पेश सकता है, न्यायालय में जाकर 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, या रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा मूल अधिकार कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं